बच्चों देखो, ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। शिक्षा दर्शन। जी हाँ, पढ़ाई के साथ मस्ती भी। यह शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा बच्चों को टीवी के माध्यम से पढ़ाई का अपना एक अनूठा रोचक कार्यक्रम है। डीडी राजस्थान के अलावा अन्य 13 नेटवर्क चैनल पर एक साथ प्रसारित किया जा रहा है, जिसका नाम है शिक्षा दर्शन। इसके अंतर्गत आप कक्षा 1 से 12 तक वीडियो के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम से आपको घर बैठे 5 दिन सभी विषयों की विषय वस्तु अत्यंत रोचक तरीके से समझाई जाएगी तथा शनिवार को विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी आपको दी जाएगी। यह 3.25 घंटे चलने वाला कार्यक्रम है। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के तत्वावधान में तैयार किया गया है। यह कार्यक्रम इस प्रकार रहेगा: कक्षा 9 से 10 दोपहर 12:30 से 1:30 बजे तक, कक्षा 11 से 12 1:30 बजे से 2:30 बजे तक व कक्षा 1 से 8 तक का कार्यक्रम 3 बजे से 4:15 तक रहेगा। नमस्कार बच्चों, राजस्थान सरकार के द्वारा चलाए गए शिक्षा दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, शिक्षा दर्शन ऐसा कार्यक्रम है जिसमें वीडियो के माध्यम से पढ़ाई कराई जाती है और वीडियो के माध्यम से पढ़ने में हमें आनंद अधिक आता है और समझ में भी अधिक आता है। तो आज हम देखते हैं कि कक्षा 11 व 12 में हम क्या पढ़ेंगे। बच्चों, आज हम कक्षा 11 व 12 दोनों में गणित विषय का अध्ययन करेंगे। कक्षा 11 की गणित में आज हम समूचय पढ़ेंगे और उसी के साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे। इसके बाद हम एक नया पाठ शुरू करेंगे गणित में, संबंध एवं फलन भाग 1। तो बच्चों, आप तैयार हैं ना इस पाठ को पढ़ने के लिए? और कक्षा 12 में आज हम गणित विषय पढ़ेंगे। गणित विषय में आव्यूहन भाग 1 का अध्ययन करेंगे और इससे संबंधित प्रश्नों को हल भी करेंगे। तो बच्चों, इन दोनों गणित के पाठ को पढ़ने के लिए हमें कॉपी पेन की आवश्यकता है। आप कॉपी पेन लेकर के दूरदर्शन के सामने आ जाएं और अपने नोट्स बनाने के लिए तैयार हो जाएं। जी हाँ, नोट्स बनाने से पढ़ाई पक्की हो जाती है और आपको याद भी अधिक रहता है। तो बच्चों, नोट्स बनाना बहुत आवश्यक है। ये आपको परीक्षा में भी मदद करेंगे और जब भी आपके टेस्ट होंगे उस समय भी आपको इनकी सहायता मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ। हेलो दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम आपकी क्लास 11वीं का अध्याय 1 पढ़ेंगे जिसका नाम है समुच्चय। आज हम इस वीडियो में प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रश्न 1 से। प्रश्न 1 क्या कहता है? दिखाइए कि शब्द CATARACT के वर्ण विन्यास के अक्षरों का समुच्चय तथा शब्द TRACT के वर्ण विन्यास अक्षरों का समुच्चय समान है। मतलब हमें ये दर्शाना है कि ये जो CATARACT के वर्ण हैं और TRACT के वर्ण विन्यास दोनों के वर्ण बराबर हैं, ये दर्शाना है। आइए तो शुरुआत करते हैं। मान लीजिए कि X हमारा एक समुच्चय है जिसके लेटर हैं CATARACT। जब हमने इसे सारणीबद्ध विधि में दिखाया तो हम कैसे लिखेंगे? X बराबर CATR। बाकी के अवयवों को हमने इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि वो अवयव दोहराए जा रहे थे। जब हम सारणीबद्ध विधि को करते हैं तो हम अवयवों की संख्या को एक बार लिखते हैं, दोबारा नहीं लिखते, जो अवयव दोहराए जाते हैं। दूसरा, मान लेते हैं एक समुच्चय है हमारे पास Y, उसके अवयव है TRACT। TRACT को जब हमने सारणीबद्ध विधि में लिखा तो हमने क्या लिखा? Y बराबर TRAC।
टी हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि टी जो है 2 बार दोहराया गया था, इसलिए हमने क्या लिखा, उसे 1 बार लिखा। तो हमारे 2 समुच्चय हो गए, कौन कौन से, एक्स समुच्चय जिसके अवयव है CATR, और एक हो गया हमारा वाई समुच्चय जिसके अवयव है TRAC। जब हमने देखा कि क्या दोनों के अवयव समान हैं, तो सबसे पहले हमने C देखा, क्या C वाई समुच्चय के अवयव में है? यस है, A भी है और T भी है और R भी वाई समुच्चय के अवयवों में है। जैसा कि हमने देखा कि सारे अवयव x के y में हैं और y के सारे अवयव x में हैं, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि x का प्रत्येक अवयव y में है तथा y का प्रत्येक अवयव x में है, अतः हम इसे ये कह सकते हैं कि x बराबर है y के। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 2। प्रश्न 2 क्या कहता है, एक बाजार अनुसंधान समूह ने 1000 उपभोक्ताओं को सर्वेक्षण किया और सूचित किया कि 720 उपभोक्ताओं ने उत्पाद A तथा 450 उपभोक्ताओं ने उत्पाद B पसंद किया। दोनों उत्पादों को पसंद करने वाले उपभोक्ताओं की न्यूनतम संख्या क्या है? मतलब एक बाजार अनुसंधान समूह ने 1000 उपभोक्ताओं को सर्वेक्षण किया और बताया कि 720 जो उपभोक्ता हैं वो उत्पाद A को पसंद करते हैं और 450 उपभोक्ता जो हैं वो उत्पाद B को पसंद करते हैं। हमें ये दर्शाना है कि उत्पाद A और उत्पाद B दोनों को पसंद करने वाले उपभोक्ताओं की न्यूनतम संख्या क्या है। आइए देखते हैं। मान लीजिए कि U जो है हमारे पास सर्वेक्षण उपभोक्ताओं का एक समुच्चय है। सर्वेक्षण उपभोक्ता कितने हैं? 1000। और जो S है उन उपभोक्ताओं का समुच्चय है जिन्होंने उत्पाद A को पसंद किया है, और जो T है यहाँ पर उन उत्पादों का समुच्चय है जिन्होंने उत्पाद B को पसंद किया है। आइए देखते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पे NU सर्वेक्षण किए गए सभी उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है? 1000। और NS क्या दर्शा रहा है? NS उन उपभोक्ताओं को दर्शा रहा है जो उत्पाद A को पसंद करते हैं, वो कितने हैं? 720। NT उन उपभोक्ताओं को दर्शा रहा है जो लोग उत्पाद B को पसंद करते हैं, वो कितने हैं? 450। इस प्रकार हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं, NS सम्मिलन T बराबर NS प्लस NT माइनस NS सर्वनिष्ठ T। तो इस सूत्र के अनुसार हमने इस सूत्र में संख्या को डाला तो हमें क्या ज्ञात हुआ? 1000 बराबर 720 प्लस 450 माइनस NS सर्वनिष्ठ T। NS सर्वनिष्ठ T बराबर कितना आया? 170। मतलब वो लोग हैं जो उत्पाद A को और उत्पाद B को दोनों को पसंद करते हैं, वो कितने हमारे? 170। तो हम ये लिख सकते हैं कि दोनों उत्पादों को पसंद करने वाले उपभोक्ता की न्यूनतम संख्या 170 है। आइए देखते हैं प्रश्न 3। प्रश्न 3 क्या कहता है? एक महाविद्यालय में फुटबॉल के लिए 38, बास्केटबॉल के लिए 15 और क्रिकेट के लिए 20 पदक प्रदान किए गए। यदि ये पदक कुल 58 लोगों को मिले और केवल 3 लोगों को तीनों खेलों के लिए मिले, तो कितने लोगों को 3 में से ठीक ठीक 2 के लिए मिलेंगे? मतलब एक महाविद्यालय में पदक प्रदान किए गए, कौन कौन से खेलों में? फुटबॉल में 38, बास्केटबॉल में 15 और क्रिकेट में 20, और ये पदक कुल 58 लोगों को मिले, जिनमें से 3 लोग ऐसे थे कि उनको तीनों ही खेलों में पदक प्रदान हुए। तो हमें ये बताना है कि ऐसे कितने लोग हैं जिनको किन्हीं 2 खेलों में पदक प्रदान हुए।
मतलब हमें क्या निकालना है, एन एफ सर्वनिष्ठ बी, मतलब फुटबॉल में भी प्रदान हुआ या फिर बास्केटबॉल में भी प्रदान हुए, प्लस एन एफ सर्वनिष्ठ सी, या तो फुटबॉल में और क्रिकेट में, प्लस एन बी सर्वनिष्ठ सी, मतलब बास्केटबॉल में और क्रिकेट में। तो हमें ये ज्ञात करना। आइए देखते हैं क्या क्या दिए हुए हैं हमें। मान लीजिए कि तथा उन लोगों के समुच्चय को निरूपित करते हैं जिन्हें क्रमश फुटबॉल, बास्केटबॉल और तथा क्रिकेट के लिए पदक मिले। तो एनएफ वो लोग हैं जिनको फुटबॉल में पदक प्रदान हुए, वो कितने हैं, 38। एनबी जिनको बास्केटबॉल में पदक प्रदान हुए, वो कितने हैं, 15। एनसी जिनको क्रिकेट में पदक प्रदान हुए, वो कितने हैं, 20। एनएफ सम्मिलन बी सम्मिलन सी, ये उन लोगों की संख्या है जिनको कुल मिलाकर 58 पदक प्रदान हुए। और एन एफ सर्वनिष्ठ बी सर्वनिष्ठ सी, वो कितना है, 3। मतलब ऐसे लोग जिनको तीनों ही खेलों में पदक प्रदान हुए, तो वो कितने लोग हैं, 3। तो इस प्रकार हम लोग इस सूत्र का प्रयोग करते हैं, एन एफ सम्मिलन बी सम्मिलन सी बराबर एन एफ प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन एफ सर्वनिष्ठ बी माइनस एन एफ सर्वनिष्ठ सी माइनस एन बी सर्वनिष्ठ सी प्लस एन एफ सर्वनिष्ठ बी सर्वनिष्ठ सी। जब हमने इस सूत्र में संख्या को डाला तो हमें क्या ज्ञात हुआ, 58 बराबर 38 प्लस 15 प्लस 20 माइनस एफ एन एफ सर्वनिष्ठ बी माइनस एन एफ सर्वनिष्ठ सी माइनस एन बी सर्वनिष्ठ सी प्लस 3। जब हमने इन तीनों की संख्या को ज्ञात किया तो हमें क्या मिला, 18। इसका मतलब 18 ऐसे लोग हैं जिनको फुटबॉल में और बास्केटबॉल में, फुटबॉल में और क्रिकेट में, बास्केटबॉल और क्रिकेट में पदक प्रदान हुए। ओके दोस्तों, आइए प्रश्न 4 करते हैं। प्रश्न 4 क्या कहता है, एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 21 लोग उत्पाद ए, 26 लोग उत्पाद बी, 29 लोग उत्पाद सी को पसंद करते हैं। यदि 14 लोग उत्पाद ए तथा बी को, 12 लोग उत्पाद सी तथा ए को, 14 लोग उत्पाद बी तथा सी को और 8 लोग तीनों ही उत्पादों को पसंद करते हैं, तो ज्ञात कीजिए कि कितने लोग केवल उत्पाद सी को पसंद करते हैं। मतलब एक सर्वेक्षण हुआ और उसमें पाया गया कि 21 लोग उत्पाद ए को पसंद करते हैं और 26 लोग उत्पाद बी को पसंद करते हैं, 29 लोग उत्पाद सी को पसंद करते हैं और 14 लोग ऐसे हैं जो उत्पाद ए को और बी को दोनों को पसंद करते हैं, 12 लोग ऐसे हैं जो उत्पाद सी और ए को पसंद करते हैं, 14 लोग ऐसे हैं जो उत्पाद बी और सी को पसंद करते हैं और 8 लोग ऐसे हैं जो तीनों ही उत्पादों को पसंद करते हैं। तो हमें खाली उन लोगों की संख्या को ज्ञात करना है जो खाली उत्पाद सी को पसंद करते हैं। आइए इसको वेन आरेख के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रश्न के अनुसार हमें क्या क्या दिया हुआ है। एन ए उन लोगों की संख्या है जो उत्पाद ए को पसंद करते हैं, वो कितनी है, 21। एन बी जो उत्पाद बी को पसंद करते हैं वो है 26। एन सी जो उत्पाद सी को पसंद करते हैं वो है 29। एन ए सर्वनिष्ठ बी जो दोनों उत्पाद को पसंद करते हैं, ए और बी को। एन सी सर्वनिष्ठ ए, ये उन लोगों की संख्या है जो सी और ए के उत्पाद को पसंद करते हैं, वो कितनी है, 12। एन बी सर्वनिष्ठ सी, वो कितनी है, 14, जो उत्पाद बी को पसंद करते हैं और सी को भी। एन ए सर्वनिष्ठ बी सर्वनिष्ठ सी बराबर 8, ये उन लोगों की संख्या है जो तीनों उत्पाद को पसंद करते हैं। तो आइए जब हम इसे वेन आरेख के माध्यम से समझेंगे तो हमने क्या देखा, ए बी सी हमारे पास 3 उत्पाद हैं। यहाँ पर ए और बी को पसंद करने वाले कितने लोग हैं, 14। ए और सी को पसंद करने वाले कितने लोग हैं, 12। बी और सी को पसंद करने वाले कितने लोग हैं, 14। तो हमारा ये सारा क्वेश्चन आ जाएगा। और जो लोग तीनों उत्पादों को पसंद करते हैं उनकी संख्या है 8।
यानी ये। अब हमें ऐसे लोग निकालने हैं जो ए उत्पाद और बी उत्पाद को पसंद करते हैं लेकिन सी उत्पाद को नहीं करते। तो हम क्या करेंगे, इस 14 में से 8 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 6। अब हमें ऐसे लोग निकालने हैं जो उत्पाद ए और सी को पसंद करते हैं लेकिन बी को नहीं करते। तो हम 12 में से 8 घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा 4 यहाँ पर। अब हम ऐसे लोग निकालेंगे जो बी और सी को पसंद करते हैं लेकिन उत्पाद ए को पसंद नहीं करते। तो हम 14 में से इस 8 को घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 6। अब हमें ये सारी संख्या ज्ञात हो गई। अब हमें प्रश्न में ये पूछा था कि हमें ऐसे लोगों की संख्या निकालनी है जो उत्पाद सी को पसंद करते हो। उत्पाद सी को कितने लोग पसंद करते हैं पहले ये देखते हैं। 29 लोग पसंद करते हैं। अगर मैं 29 में से ये 4 और 8 और 6 घटा दूं, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो ए में भी आ रहे हैं और बी में भी आ रहे हैं और ए और बी दोनों में आ रहे हैं। अगर मैं इन संख्या को घटा दूं 29 में से तो मेरे को वो वाले लोग मिल जाएंगे जो उत्पाद सी को, केवल उत्पाद सी को पसंद करते हैं। तो केवल उत्पाद सी के लिए मैंने 29 में से 4, 8 और 6 घटा दिया तो मुझे क्या मिला 11। 11 ऐसे लोग हैं जो केवल उत्पाद सी को पसंद करते हैं। ओके दोस्तों, आज हमने क्या सीखा, बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन। अगर आपको और विस्तार में जानना है तो आप अपनी एनसीईआरटी की कक्षा 11वीं की बुक का भी प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम संबंध एवं फलन जो कक्षा 11वीं का चैप्टर 2 है उसकी पाठ की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसको अंग्रेजी में रिलेशन एंड फंक्शन भी कहा जाता है। आज के इस वीडियो में हम समुच्चयों का कार्तीय गुणन देखेंगे, जिसको अंग्रेजी में कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स भी कहा जाता है। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। कार्तीय समुच्चयों का कार्तीय गुणन, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स। मान ले कि एक समुच्चय आदमियों में और एक समुच्चय महिलाओं में बनाया गया है। दो सेट्स लेते हैं जिसमें आदमियों को और महिलाओं को रखते हैं। एक में राम और श्याम और दूसरे में सीता, गीता और रीता। और अब इन दो सेटों में हम लोगों को अगर शादी करानी है, फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम ये लेते हैं, तो ये पूरा एग्जाम्पल समझने के बाद आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये उदाहरण ध्यान पूर्वक सुनिएगा। पुरुषों और महिलाओं में शादी करानी है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में राम की शादी हम सीता, गीता या रीता से करा सकते हैं। ये 3 पॉसिबिलिटी है। तो इसको इस प्रकार लिखा जा सकता है, राम सीता, राम गीता, राम रीता। इसी प्रकार अगर श्याम के केस में हम लोग चर्चा करें तो इनकी भी 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है, जिसको इस प्रकार लिख सकते हैं, राम श्याम सीता, श्याम गीता, श्याम रीता। अब ये देखने के बाद हम लोगों को एक इंपॉर्टेंट चीज समझना है, वो ये है कि जो समुच्चयों का कार्तीय गुणन है, ये दो समुच्चयों, दो सेट्स का प्रोडक्ट होता है, उसका उत्पाद होता है। और इसमें अगर इसको परिभाषित करें, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स को, समुच्चयों के कार्तीय गुणन को, तो ये दो सेट्स P और Q का कार्तीय गुणन इस प्रकार होता है जहां फर्स्ट एलिमेंट P से आता है और सेकंड एलिमेंट Q से आता है। जो प्रथम घटक है, जो प्रोडक्ट जो हम लोगों को सेट मिलेगा P इंटू Q करने के बाद, उसका जो प्रथम घटक है वो P से आता है और द्वितीय घटक Q से आता है। जैसा कि हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था, राम सीता, राम गीता या श्याम सीता, श्याम गीता, पहला जो राम और श्याम था वो पुरुषों के सेट से आ रहा था और दूसरा जो एलिमेंट था सीता, गीता, रीता वाला, वो महिलाओं के सेट से आ रहा था। तो ये समझना आपको आसान होगा कि अगर P और Q का कार्तीय गुणन किया जाए तो उसमें जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो P से आएगा और सेकंड एलिमेंट जो है वो Q से आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अतः P क्रॉस Q, P इंटू Q एक ऐसा सेट देगा PQ जिसमें जो स्मॉल p है
वो जो P सेट लिया है हमने उससे आएगा, और जो स्मॉल q है वो बड़े वाले सेट से आएगा Q। ये समझना आसान होगा। इस तरीके से हम लोगों ने, तो P क्रॉस Q इज इक्वल टू स्मॉल p q, वेयर P बिलोंग्स टू कैपिटल P, Q बिलोंग्स टू कैपिटल Q। इसको इस तरीके से पढ़ते हैं, P और Q का कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स करें, समुच्चयों का कार्तीय गुणन करें, तो हमें स्मॉल p स्मॉल q मिलेगा, जहां स्मॉल p बड़े वाले p के एलिमेंट से आएगा और स्मॉल q बड़े वाले q के एलिमेंट से आएगा। अगर ये हमें लिखना आ गया है तो हमें बाकी सारे एग्जाम्पल्स कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स के समझना बेहद आसान हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। कार्तीय गुणन के लिए ध्यान देने योग्य बिंदु, ये परीक्षा की दृष्टिकोण से भी बेहद जरूरी है, तो इसको ध्यान से देखेंगे। दो कृत्रिम युग्म समान होते हैं यदि संगत प्रथम घटक समान हो और संगत द्वितीय घटक भी समान हो। दोस्तों, हम लोग जो प्रोडक्ट हम लोगों को मिल रहा है उसमें कृत्रिम युगों को समान हम तब कहेंगे जब फर्स्ट एलिमेंट के बराबर हो और सेकंड एलिमेंट के बराबर हो। उदाहरण से आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा, जैसे 2 3 और 2 4 एग्जाम्पल लिया है हमने, और अगर इसी युग में 3 2 और 2 4 लिया जाए तो प्रश्न ये उठता है कि अगर हम लोग पहला देखें 2 3 और नीचे वाला देखें 3 2, क्या इसको हम समान बोलेंगे? इसको हम समान नहीं बोलेंगे, क्योंकि प्रथम घटक में ऊपर वाले में 2 है और नीचे वाले में 3 है, और दूसरे वाले में 3 है और नीचे वाले में 2 है। ये दोनों समान नहीं है, इन दोनों को समान नहीं कहेंगे। वहीं दूसरा एग्जाम्पल देखें अगर, तो पहले में 2 है, नीचे वाले में भी 2 है पहला घटक, और द्वितीय घटक को देखें तो दूसरे वाले में भी 4 है और नीचे वाले में भी 4 है। तो ये दोनों समान होंगे, इसको हम समान कहेंगे। आइए कीर्तीय गुणन के लिए ध्यान देने योग्य बिंदुओं में कुछ और भी पॉइंट्स देखते हैं। अब अगर ए सेट है हमारे पास और उसको 3 बार गुना किया जाए, ए गुने ए, तो उसमें अगर ए बी सी जो हमें मिलेगा वो तीनों कैपिटल ए जो ए सेट है उसके एलिमेंट्स के बराबर होगा। यहां ए बी सी एक क्रमित त्रिक कहलाता है, जिसको ऑर्डर्ड ट्रिपलेट कहते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा ध्यान रखना जरूरी है। अब दूसरे बिंदु को और देखते हैं कि अगर सेट ए को अपरिमित समुच्चय से हम लोग अगर उसका प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें अपरिमित समुच्चय ही मिलता है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, अगर सेट ए को इनफाइनाइट सेट से गुना किया जाए तो हमें इनफाइनाइट सेट मिलेगा। वैसे ही अब दूसरे बिंदु पे जाते हैं कि अगर किसी एलिमेंट ए और बी के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो उसका गुणन ए सेट के उस नंबर का गुना बी सेट के उस नंबर का गुणन होता है। वो एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। अगर m 2 है, w 3 है, तो अगर हम लोग m गुने w करें तो 2 गुने 3 इक्वल टू 6 मिल जाएगा हम लोगों को। ये ध्यान रखना है इसमें कि ये सेट के एक एलिमेंट का गुणन दिखा रहा है दूसरे सेट के एक एलिमेंट के गुणन से। तो ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, जहां 2 गुने 3 6 मिल जाता है हमें, है ना। तो जैसे ए का nth एलिमेंट की बात हो रही है, तो वो हम लोग वही वैसे ही n का b एलिमेंट के nth एलिमेंट की बात हो रही है, तो वो हम लोगों को 6 मिल जाता है। अब कुछ उदाहरण बनाते हैं। जितनी बिंदुओं को हमने देखा वो उदाहरण बनाते हैं। जैसे हमने ये देखा था कि दो समुच्चयों को बराबर हम लोग तब बोलते हैं जब उसके हर एलिमेंट प्रथम घटक भी बराबर हो और दूसरे घटक भी बराबर हो, और उसी पे आधारित ये उदाहरण है। x + 1 y - 2 ये 3/1 के बराबर है,
तो इसमें x और y का मान ज्ञात करना है। इसमें बहुत आसान है। आप सबको पता है कि प्रथम घटक प्रथम घटक के दूसरे से बराबर होगा, द्वितीय घटक दूसरे द्वितीय घटक के बराबर होगा। तो आइए बराबर कर देते हैं और देखते हैं कि कैसे निकलेगा इसका मान। तो x प्लस 1 इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 माइनस 1, 1 इधर जाएगा, माइनस बन जाएगा तो 2 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार y माइनस 2 इक्वल टू 1 है, तो इसमें हम लोग माइनस 2 को उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, तो y इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू 2 हो जाएगा, y इक्वल टू 3 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर होगा। आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं। इसमें यदि P एक सेट है जिसमें A B C एलिमेंट है और Q एक दूसरा सेट है जिसमें R एलिमेंट है, तो ज्ञात कीजिए कि P और Q का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा और Q और P का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, कार्तीय गुणन क्या होंगे। तो आइए सबसे पहले P गुने Q का हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है, जैसे आपको राम और श्याम और सीता गीता रीता वाले उदाहरण को ध्यान कीजिए। आपने क्या किया था, श्याम के साथ सारे एलिमेंट को लिख दिया था दूसरे के, और फिर सीधे राम के साथ भी वही किया था। तो यहां भी यही करेंगे, ए के साथ आर को लिख देंगे, ठीक है। वैसे ही ठीक बी के साथ आर को लिख देंगे, सी के साथ आर को लिख देंगे, और यहां पे हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट मिल जाएगा। ध्यान रखने की बात यह है कि इसमें P और Q के कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात हो रही है, तो पहला एलिमेंट P का आएगा, ना कि Q का। ये बेहद जरूरी है, ये अमूमन बच्चों से गलतियां होती हैं, ये गलतियां हमें नहीं करनी है। वहीं अगर Q गुने P की बात करें, तो अब Q में क्या है, पहला एलिमेंट R है, तो उसके अनुरूप हम लोग उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। तो जैसे अगर R की बात करें हम, तो R A के साथ सबसे पहले लिखा जाएगा, फिर B के साथ पहले लिखा जाएगा, फिर C के साथ लिखा जाएगा, और इस तरीके से हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल करके आ जाएगा। ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो P गुने Q किया हमने और Q गुने P किया, ये दोनों जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने किया, आमतौर पर अगर गणित की भाषा में देखें 2 गुने 3 इक्वल टू 3 गुने 2 होता है, मगर यहां ये दोनों इक्वल नहीं है। P क्रॉस Q और Q क्रॉस P समान नहीं है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना होगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्तीय गुणन ऑफ P क्रॉस Q इज नॉट इक्वल टू Q क्रॉस P। आशा है इस बात को आप समझे होंगे और परीक्षा में विशेष तौर पे इसका ध्यान रखेंगे। ये भी कि P के अगर P गुने Q हो रहा है तो P का एलिमेंट पहले आएगा, Q का एलिमेंट बाद में आएगा, और साथ में P क्रॉस Q जरूरी नहीं है कि Q क्रॉस P के बराबर हो। ठीक है, आगे चलते हैं, एक और उदाहरण बनाते हैं। मान लीजिए कि सेट A का एलिमेंट 1 2 3 है, सेट B का एलिमेंट 3 4 है, और सेट C का एलिमेंट 4 5 6 है। तो ज्ञात कीजिए कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन C का वैल्यू क्या होगा। तो यहां हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट तो निकालना है, मगर उससे पहले B और C का इंटरसेक्शन निकालना है। B सेट B में और सेट C में कॉमन एलिमेंट क्या है, वो निकालने के बाद हम जाके कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये निकालना होगा कि B और C का इंटरसेक्शन क्या है, B और C में कॉमन एलिमेंट क्या क्या है। तो ध्यान दीजिए, B में क्या है 3 और 4, C में क्या है 4 5 6, तो दोनों में क्या है जो कॉमन है, वो है 4, है ना। तो B और C का इंटरसेक्शन सेट क्या होगा, सिर्फ उसमें एक एलिमेंट आएगा और वो है 4। अब प्रश्न को दोबारा लिखते हैं। A क्रॉस B इंटरसेक्शन C में A में 1 2 3 आ गया एलिमेंट, और B इंटरसेक्शन C में 4 है। तो अब इसका गुणन करना बेहद आसान हो गया है। आपको भी पता है कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। इसमें
एक के साथ 4 आएगा, 2 के साथ 4 आएगा, 3 के साथ 4 आएगा और हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो है ना आसान। इसमें भी देखिए ए के एलिमेंट को पहले लिखा गया है क्योंकि ए गुने बी इंटरसेक्शन सी कर रहे हैं हम। तो ऐसा आपको ये उदाहरण भी बहुत आसानी से समझ आ गया होगा। आइए अब दूसरे उदाहरण को देखते हैं। मान लीजिए कि इस ए सेट में 1 2 3 एलिमेंट है, बी सेट में 3 4 एलिमेंट है और सी में 4 5 6 है। अब ज्ञात कीजिए कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी का वैल्यू क्या होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये पहले वाले प्रश्न से अलग प्रश्न है। इसमें हमें ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी करना है। तो पहले ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, फिर ए और सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है और फिर देखना है कि दोनों में कॉमन कौन कौन से सेट हैं, है ना। तो आइए पहले ए क्रॉस बी निकालते हैं, ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। तो इसमें निकालने का विधि बहुत सिंपल है। ए 1 को 3 4 के साथ लिखेंगे तो 1 3 1 4 आ जाएगा, 2 को 3 4 के साथ लिखेंगे तो 2 3 2 4 आ जाएगा, 3 को 3 4 के साथ लिखेंगे तो 3 3 3 4 आ जाएगा, है ना। अब ए क्रॉस सी लिखते हैं। तो ए क्रॉस सी को लिखने के लिए बेहद आसान है। इसमें भी वही करेंगे। 1 को 4 5 6 के साथ लिखेंगे तो 1 4 1 5 1 6, 2 4 2 5 2 6 और 3 4 3 5 3 6 आ जाएगा। अब हमें ये देखना है कि इनका इंटरसेक्शन क्या होगा। तो अब ये देखना है कि तो इन दोनों में कॉमन बराबर कौन कौन है, बराबर जो हमारे एलिमेंट्स जो सेट के हैं वो कौन कौन है। तो देखिए 1 4 1 4 दोनों में है, 2 4 2 4 दोनों में है, 3 4 3 4 दोनों में है। तो अगर इसका इंटरसेक्शन निकालें तो हमारा 1 4 2 4 3 4 आएगा और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, आइए हम लोग अब दूसरे उदाहरण पे चलते हैं। यहां देखते हैं कि यदि ए सेट में 5 6 एलिमेंट हैं तो समुच्चय ज्ञात कीजिए ए गुने ए गुने ए। ऑर्डर्ड ट्रिपलेट की बात हमने जो करी थी, तो ए गुने ए सबसे पहले निकाल लेते हैं। ए गुने ए निकालना आसान है। 5 5 6 के साथ आ जाएगा, 6 5 6 के साथ आ जाएगा, तो ये एलिमेंट आ जाएगा हमारा 5 5 5 6 6 5 6 6। और फिर इसी में हम लोग ए गुने ए को फिर से एक बार ए से गुना कर देंगे। ठीक है, तो अब फिर से हमारे पास इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं 5 गुने 5 गुने 5। तो 5 गुने 5 5 और 6 के साथ आ जाएगा, 5 कॉमा 6 5 6 के साथ आ जाएगा, 6 कॉमा 5 5 6 के साथ आ जाएगा और 6 कॉमा 6 5 6 के साथ आ जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं और यही हमारा उत्तर होगा, है ना। तो इस तरीके से हम लोग ऑर्डर ट्रिपलेट भी निकाल सकते हैं। तो जितनी भी बातें हमने उदाहरण में पढ़ी थी, उस जितनी भी बिंदुएं हमने नोट करा था कार्टेशियन प्रोडक्ट का, उस पे आधारित उदाहरण हम लोग देख रहे हैं। एक और उदाहरण देखते हैं और ये याद रखना भी बेहद जरूरी है। यदि R समस्त वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है तो कार्तीय गुणन R क्रॉस R और R क्रॉस R का क्या निरूपित करेंगे। तो ये क्या निरूपित करेगा, R क्रॉस R और R क्रॉस R क्रॉस R, ये देखना बहुत जरूरी है। देखिए इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, ये हमें लिखना बहुत जरूरी है आना, क्योंकि परीक्षाओं में लिखने पर ही अंक मिलेगा हमें। तो ये कुछ इस प्रकार लिखते हैं। R मतलब रियल नंबर है ना। तो R क्रॉस R इस तरीके से होगा कि इसमें जो सेट्स बनेंगे वो एक्स वाई के होंगे और x भी रियल नंबर को बिलोंग करेगा और y भी रियल नंबर को बिलोंग करेगा। उसको इस प्रकार लिखा जाता है कि R क्रॉस R इक्वल टू इट विल गिव अ सेट एक्स वाई, जहां x R को बिलोंग करेगा और y R को बिलोंग करेगा। ठीक इसी प्रकार R क्रॉस R अगर हम लोग करें तो हमें 3 संख्याएं मिलेंगी x y z, और x भी रियल नंबर को बिलोंग करेगा, y भी रियल नंबर को बिलोंग करेगा और z भी रियल नंबर को बिलोंग करेगा। ठीक है, और इसी तरीके से इसको हम निरूपित करते हैं। आइए देखते हैं एक और उदाहरण। कार्तीय गुणन a क्रॉस a में 9 अवयव हैं।
9 एलिमेंट्स हमारे निकल करके आते हैं इसमें, जिसमें -1 0 और 0,1 भी हैं। तो ज्ञात करना है हमें कि A क्रॉस A के शेष एलिमेंट्स क्या होंगे, अवयव क्या होंगे। ठीक है, तो बेहद आसान है। A क्रॉस A में हम लोगों के 9 अवयव हैं, ठीक है, जिसमें 3 क्रॉस 3 हम लोग कर सकते हैं उसमें। तो NA में 3 है, तो एलिमेंट जो A में है वो डेफिनेटली 3 होंगे, -1 0 और 1। ठीक है, और इस प्रकार हम लोग इसको परिभाषित कर सकते हैं कि XY बिलोंग्स टू A, Y बिलोंग्स टू A। -1 0 और 1 में ही कोई ना कोई एक चीज होगा ये, क्योंकि A क्रॉस A किए हैं, दोनों सेम सेट है। तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा ये देखते हैं दोस्तों। इसमें हमने समुच्चयों का कार्तीय गुणन देखा। आप सभी से अनुरोध है कि एनसीईआरटी का कक्षा 11 का पुस्तक लेकर के और चैप्टर 2 के एग्जाम्पल्स को बनाएं और सवालों को बनाएं इससे रिलेटेड टॉपिक के। और अगले वीडियो में जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो संबंध होगा, रिलेशन होगा, और उसमें हम लोग रिलेशंस के टॉपिक को समझेंगे और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स भी बनाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 12वीं की गणित का अध्याय 3 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है आव्यूह। इस अध्याय को हमने 6 भागों में बांटा है। आज हम इस अध्याय का भाग 1 पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आव्यूह की भूमिका तथा आव्यूह के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आव्यूह क्या होता है। तो दोस्तों, आव्यूह को इंग्लिश में हम मैट्रिसेस कहते हैं। आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास, जिसे इंग्लिश में ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे कहते हैं। इन संख्याओं या फलनों को आव्यूह के अवयव यानी कि एलिमेंट्स अथवा प्रविष्टियां यानी कि एंट्रीज कहते हैं। इस स्टेटमेंट को सुनकर जाहिर सी बात है कि आपको ये क्लियर नहीं हुआ होगा कि आव्यूह होते क्या हैं। तो आइए एक उदाहरण देखते हैं कि आव्यूह आखिर किस प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, स्क्रीन पर आपको जो फॉर्म दिख रहा है A इज इक्वल्स टू, ये होता है हमारा मैट्रिसेस, जिसे हिंदी में हम आव्यूह कहते हैं। और इस मैट्रिस में आपको जो ये -2 5 0 √5 3 6 दिख रहे हैं, ये सभी हैं आव्यूह के एलिमेंट्स यानी कि अवयव। तो जब आपने इसका एग्जाम्पल देखा तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि ये जो आव्यूह होते हैं ये संख्याओं या फलनों के एक आयताकार क्रम विन्यास होते हैं। दोस्तों, आव्यूह में हमें कुछ बातों का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना होता है। आव्यूह में ये जो आपको क्षैतिज रेखाओं में आव्यूह दिख रहे हैं, ये होते हैं आव्यूह की पंक्तियां अर्थात रोज। और ये जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं आपको दिख रही हैं आव्यूह में, इसे हम कहते हैं आव्यूह के स्तंभ। इसी प्रकार से आइए एक और उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण हमने लिया है मैट्रिस अर्थात आव्यूह B का। इसमें जो आपको क्षैतिज रेखाओं में आव्यूह के अवयव दिख रहे हैं, ये हैं हमारे आव्यूह के पंक्तियां, और जो ऊर्ध्वाधर में दिख रहे हैं आपको आव्यूह के अवयव, ये हैं आव्यूह के स्तंभ। आशा करती हूँ कि इससे आपको आव्यूह के पंक्ति और स्तंभ पहचानना आ गया होगा। तो दोस्तों, मैट्रिस के उदाहरण से अगर मैं आपसे यहाँ पर ये पूछूं कि ये जो मैट्रिस आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसमें कितने पंक्ति और कितने स्तंभ है अर्थात कितने रोज और कितने कॉलम है, क्या ये आप बता पाएंगे? तो ये आप बड़े ही आसानी से बता पाएंगे। ये जो आपका मैट्रिक्स है, इसमें 3 पंक्तियां तथा 2 स्तंभ है। इसी प्रकार से स्क्रीन पर आपको जो ये दूसरा मैट्रिक्स दिख रहा है, इस मैट्रिक्स में हमारे पास 3 पंक्तियां तथा 3 स्तंभ है। तो इस प्रकार से आप मैट्रिक्स की पंक्तियां और स्तंभ ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों,
आव्यूह जो है वो गणित के सर्वाधिक शक्तिशाली साधनों में से एक है जो कि हमारे कार्य को काफी हद तक सरल कर देता है, और ये आप इस अध्याय में सीखेंगे और फिर इसका प्रयोग करेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम ये सीखेंगे कि आखिर आव्यूह को हम किस प्रकार से निरूपित करते हैं। मान लीजिए कि हम राधा तथा उसके दो मित्रों फौजिया तथा सिमरन के पास की पुस्तिकाओं तथा कलमों की निम्नलिखित सूचना को व्यक्त करना चाहते हैं। राधा के पास 15 पुस्तिकाएं तथा 6 कलम है, फौजिया के पास 10 पुस्तिकाएं तथा 2 कलम है, सिमरन के पास 13 पुस्तिकाएं तथा 5 कलम है। अब ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, इसे अगर हम मैट्रिक्स के रूप में लिखना चाहेंगे तो इसे हम किस तरह से लिख पाएंगे? तो सबसे पहले हम इस सूचना से देखते हैं कि हमारे पास क्या जानकारी है। तो हमारे पास जानकारी है पुस्तिकाएं और कलम की, जो कि राधा के पास है 15 तथा 6, फौजिया के पास है 10 तथा 2 और सिमरन के पास है 13 तथा 5। इसे जब आप आव्यूह के रूप में लिखेंगे तो आप कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसी प्रकार से आप इस निम्नलिखित सूचना को किसी और तरीके से भी लिख सकते हैं, और वो जो दूसरा तरीका होगा वो ये होगा, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिसमें कि क्षैतिज में आ जाएगी आपकी पुस्तिकाएं और कलम, और ऊर्ध्वाधर में आ जाएगी राधा, फौजिया तथा सिमरन। इन सभी की संख्याओं को जब आप प्रतिस्थापित करेंगे तो आपके पास कुछ इस प्रकार का डेटा आएगा। अब इसे जब आप मैट्रिक्स अर्थात आव्यूह के रूप में निरूपित करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का मैट्रिक्स प्राप्त होगा। तो इस तरह दी हुई सूचना से आप उसे मैट्रिक्स के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम सीखेंगे कि आव्यूह की कोटि अर्थात ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स हम कैसे प्राप्त करते हैं। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि आव्यूह की कोटि होती क्या है। m पंक्तियों तथा n स्तंभों वाले किसी आव्यूह को m क्रॉस n कोटि अर्थात ऑर्डर का आव्यूह अर्थात केवल m क्रॉस n आव्यूह कहते हैं। यानी कि अगर आपके पास कोई आव्यूह है जिनमें m पंक्तियां हैं तथा n स्तंभ है, तो उस आव्यूह की जो कोटि हो जाएगी वो हो जाएगी m क्रॉस n, जिसे आप m क्रॉस n आव्यूह भी कहते हैं। मान लीजिए हमने एक मैट्रिक्स लिया है A, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब आपसे ये कहा जाए कि इस मैट्रिक्स की ऑर्डर बताने को, तो ये आप कैसे ज्ञात करेंगे? तो यहाँ पर हमारा जो सबसे पहला कार्य होगा वो होगा कि हमें ये देखना कि कितनी पंक्तियां हैं हमारे दी गई मैट्रिक्स में। तो इस मैट्रिक्स में दी गई जो पंक्तियां हैं वो है 1, 2, 3। तो यहाँ पर हमारे पास 3 पंक्तियां हैं तथा इस दी गई मैट्रिक्स में 2 स्तंभ है। तो यहाँ से हमारे आव्यूह की कोटि हमें प्राप्त हो रही है m क्रॉस n के माध्यम से 3 क्रॉस 2। तो इस दिए गए आव्यूह की कोटि हमें प्राप्त हुई है 3 क्रॉस 2। इसी प्रकार से हमने एक और आव्यूह का उदाहरण लिया, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। अब आपसे ये पूछा जाए कि इस आव्यूह की कोटि क्या होगी, तो ये आप कैसे बताएंगे? ये भी आप बड़े ही आसानी से बता सकते हैं पंक्तियां और स्तंभ की संख्या ज्ञात करके। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास कुल 3 पंक्तियां हैं तथा 3 स्तंभ है। तो आपके आव्यूह की कोटि यहाँ पर आपको जो प्राप्त होगी वो होगी 3 क्रॉस 3। आइए अब हम सीखेंगे एक सामान्य आव्यूह में कि किस प्रकार से उसकी कोटि हम ज्ञात करेंगे। तो स्क्रीन पर आपको एक m क्रॉस n आव्यूह दिख रहा है, जिसमें कि ये m क्रॉस n कैसे हुआ है? ये m क्रॉस n इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर m पंक्तियां हैं तथा n स्तंभ है। तो यहाँ पर हमारे जो मैट्रिक्स की ऑर्डर हम ज्ञात करेंगे वो हो जाएगा मैट्रिक्स Aij m क्रॉस n, जहां पर हमारा जो i होगा वो 1 से बड़ा तथा बराबर होगा i के, और हमारा जो i होगा वो m से छोटा तथा बराबर होगा। इसी तरह हमारा जो j होगा वो 1 से बड़ा तथा बराबर होगा j के, और जो हमारा j होगा वो n से छोटा तथा बराबर होगा। तो यहाँ पर Aij से आपको क्या समझ आ रहा है? तो यहाँ पर Aij हमारे iवीं पंक्ति
और जेवें स्तंभ में आने वाले अव्यय को कहा जा रहा है। हम इसे A का ijवां अवयव भी कह सकते हैं। किसी m क्रॉस n आव्यूह में अवयवों की संख्या mn होती है। आइए एक उदाहरण से aij वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। हमने जो उदाहरण लिया है वो है, एक ऐसे 3 क्रॉस 2 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव aij बराबर 1/2 मोड I घटा 3j द्वारा प्रदत्त है। यानी कि यहाँ पर हमें एक ऐसा मैट्रिक्स बनाना है जो कि 3 क्रॉस 2 ऑर्डर का हो, यानी कि उसके 3 रोज तथा 2 कॉलम हो और उसका जो एलिमेंट है aij वो यहाँ पर हमें डिफाइन किया गया है 1/2 मॉड I माइनस 3j। तो आइए देखते हैं कि इसे हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों, ऐसे में हमारा जो सबसे पहला कार्य होता है वो होता है कि 3 क्रॉस 2 आव्यूह की रचना करना, अर्थात उसे कुछ इस प्रकार से निरूपित करना। तो 3 क्रॉस 2 में जाहिर सी बात है कि उसके जो अवयव होंगे वो होगा a11, a12, a21, a22, a31, a32। तो अब हम एक एक करके हमारे इन सभी एलिमेंट्स का मान ज्ञात करेंगे और फिर इसे प्रतिस्थापित करेंगे, जिससे कि हमारा 3 क्रॉस 2 आव्यूह प्राप्त हो जाएगा। तो आइए aij के माध्यम से ज्ञात करते हैं हम a11, a12, a21, a22, a31, a32। तो यहाँ पर जो हमारा aij दिया हुआ है वो है 1/2 मॉड I माइनस 3j, जहां पर हमारा I होगा 1, 2, 3 और j होगा 1, 2। तो जब हम यहाँ पर इसे प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें यहाँ से प्राप्त होगा a11 इज इक्वल्स टू 1/2 मोड 1 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 विच इज इक्वल्स टू 1। इसी तरह हमें a12 मिल जाएगा 1/2 मोड 1 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 5/2। इसी तरह जब आप ज्ञात करेंगे a21 तो आपको मिलेगा 1/2 मोड 2 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 विच इज इक्वल्स टू 1/2। इसी तरह से आपको a22 मिल जाएगा 1/2 मोड 2 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 2। इसी तरह से आपको a31 मिल जाएगा 1/2 मोड 3 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 विच इज इक्वल्स टू 0 एंड a32 which is equals to 1/2 mod 3 minus 3 multiplied by 2 which is equals to 3/2। तो देखा आपने कि किस तरह आप aij के माध्यम से सभी एलिमेंट्स ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब हम इन्हें प्रतिस्थापित करेंगे हमारे अभिष्ट आव्यूह में। तो हमारा अभिष्ट आव्यूह हमें प्राप्त होगा a is equals to 1, 5/2, 1/2, 2, 0, 3/2। तो यही हमारा है 3 क्रॉस 2 आव्यूह जो कि हमें यहाँ पर ज्ञात करना था। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर, जो कि है आव्यूहों के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो चलिए एक एक करके हम देखेंगे मैट्रिसेस के टाइप्स। हमारा जो सबसे पहला टाइप होगा मैट्रिक्स का वो है स्तंभ आव्यूह, यानी कि कॉलम मैट्रिक्स। स्क्रीन पर आपको एक एग्जाम्पल दिख रहा है मैट्रिक्स का, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि इस मैट्रिक्स में केवल एक स्तंभ है। तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि स्तंभ आव्यूह क्या होता है। तो दोस्तों, एक आव्यूह स्तंभ आव्यूह कहलाता है यदि उसमें केवल एक स्तंभ होता है। तो ये जो मैट्रिक्स है जिसको आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसमें केवल एक स्तंभ है, यानी कि ये जो मैट्रिक्स है ये एक स्तंभ आव्यूह है। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रकार के आव्यूह की ओर, जो कि है पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह का उदाहरण हमने एक स्क्रीन पर लिखा है, जिसको देखकर आपको क्लियर हो रहा होगा कि पंक्ति आव्यूह क्या होती है। तो दोस्तों, एक आव्यूह पंक्ति आव्यूह कहलाता है यदि उसमें केवल एक पंक्ति होती है। तो जाहिर सी बात है, देखिए कि ये जो मैट्रिक्स है इसमें केवल एक पंक्ति है, तो ये हमारा हो गया पंक्ति आव्यूह। हमारा अगला मैट्रिक्स है वर्ग आव्यूह। स्क्रीन पर आपको हमने एक एग्जाम्पल दिया है मैट्रिक्स बी का। अगर आप इसे देखेंगे तो यहाँ से आपको इसका तात्पर्य समझ आएगा कि एक आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के समान होती है एक वर्ग आव्यूह कहलाता है। यानी कि वैसे आव्यूह जिनमें पंक्ति की संख्या जो होगी वो स्तंभ की संख्या के बराबर होगी,
वो होगा हमारा एक वर्ग अवयव। इस एग्जाम्पल में देखिए हमारे पास 3 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ है, यानी कि ये जो अवयव है ये एक वर्ग अवयव है। इसी प्रकार से हमारा जो अगला अवयव है वो है विकर्ण अवयव। स्क्रीन पर आपको हमने एक उदाहरण दिखाया है विकर्ण अवयव का, जिससे कि ये स्पष्ट हो रहा है कि एक वर्ग अवयव b is equals to bij m cross n विकर्ण अवयव कहलाता है यदि विकर्ण के अतिरिक्त इसके अन्य सभी अवयव शून्य होते हैं। यानी कि वैसे स्क्वायर मैट्रिक्स जिनमें उसका डायगोनल के अलावा सभी जो एलिमेंट्स होते हैं वो 0 होते हैं, वैसे मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं विकर्ण अवयव। इसी के साथ हमारा अगला जो टाइप है वो है अदिश अवयव, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्क्रीन पर आपको एक स्केलर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल हमने दिखाया है, जिससे कि ये आपको पता लग रहा होगा कि एक विकर्ण अवयव अदिश अवयव कहलाता है यदि इसके विकर्ण के अवयव समान होते हैं। यानी कि जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है वो स्केलर मैट्रिक्स तब कहलाता है जब उसके डायगोनल्स के जो भी एलिमेंट्स हैं वो सभी इक्वल हो। इसी प्रकार से हमारा जो अगला मैट्रिक्स का टाइप है वो है तत्समक अवयव, जिसका कि एग्जाम्पल आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके विकर्ण के सभी अवयव 1 होते हैं तथा शेष अन्य सभी अवयव 0 होते हैं, तत्समक अवयव कहलाता है। यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल के सभी एलिमेंट्स 1 होते हैं और बाकी सभी एलिमेंट्स 0 होते हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि तत्समक अवयव। इसके बाद हमारा जो अवयव है वो है शून्य अवयव, जिसका कि एग्जाम्पल आपको हमने स्क्रीन पर दिखाया है, जिससे कि आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि एक अवयव शून्य अवयव अथवा रिक्त अवयव कहलाता है यदि इसके सभी अवयव 0 होते हैं। यानी कि शून्य अवयव वो अवयव होता है जिसके सभी एलिमेंट्स अर्थात अवयव 0 होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो दोस्तों ये हैं कुछ अवयवों के प्रकार जो कि अभी आपने सीखा। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर, जो कि है अवयवों की समानता, यानी कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। दो अवयव a is equals to aij तथा b is equals to bij समान कहलाते हैं यदि वे समान कोटियों के होते हो तथा a के प्रत्येक अवयव b के संगत अवयव के समान हो, अर्थात a तथा b के सभी मानों के लिए aij बराबर होगा bij के 2। जैसा कि आपको यह स्टेटमेंट से समझ आ रहा होगा कि दो अवयव तब समान कहलाते हैं जब उनकी जो ऑर्डर होगी वो एक समान होगी और साथ ही जो दो हमारे अवयव हैं उन सभी के प्रत्येक अवयव समान होंगे। जैसे कि स्क्रीन पर आपको दो मैट्रिक्स का एग्जाम्पल हमने दिखाया है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि इन दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है अर्थात कोटियां हैं वो समान है तथा इन दोनों मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं वो एक बराबर हैं। तो इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि ये जो दोनों मैट्रिक्स हैं ये समान मैट्रिक्स हैं, अर्थात इन दोनों मैट्रिसेस में समानता है। तो दोस्तों इस पर आधारित आपको बहुत से प्रश्न आपको आपकी एनसीईआरटी पुस्तक में मिल जाएंगे जिन्हें आप जरूर हल करें। और इसी के साथ अवयव का पहला भाग हमारा समाप्त होता है। तो आप इन सभी पर आधारित जो टॉपिक्स हमने इस वीडियो में कवर किया है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर सॉल्व कीजिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने सीखा अवयव की भूमिका तथा अवयव के बारे में। हम हमारे अगली वीडियो में जानेंगे अवयवों पर संक्रियाएं। धन्यवाद।
हेलो बच्चों, आशा है आज कक्षा 11 व 12 दोनों में आपको गणित विषय बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और आपने अपने कॉपी में नोट्स भी अच्छे से तैयार कर लिए होंगे। तो चलिए एक बार पुनः कॉपी फिर से खोलिए और देखिए कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। बच्चों, आज हमने कक्षा 11 में गणित विषय में समुच्चय का अध्ययन किया और उससे संबंधित अभ्यास प्रश्नों को हल किया। इसी के साथ कक्षा 11 में आज हमने एक नए पाठ की शुरुआत की, संबंध एवं फलन भाग 1। बच्चों, आपको दोनों पाठ समझ आ गए होंगे। कक्षा 12 में आज हमने गणित विषय में नए पाठ की शुरुआत की, जिसमें पढ़ा आव्यूहन भाग 1 और इससे संबंधित प्रश्नों को हल भी किया। तो बच्चों, आपको हमारी पठन सामग्री अच्छे से समझ आ रही होगी। साथ ही साथ आप अपने नोट्स भी तैयार कर रहे हैं। बीच में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर भी आपको मिल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि कल हम क्या पढ़ेंगे। बच्चों, कल हम कक्षा 11 व 12 के लिए रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान विषय लेकर के आएंगे और कक्षा 11 में रसायन विज्ञान में कल हम एक नई शुरुआत करेंगे, परमाणु की संरचना भाग 1 और उससे संबंधित प्रश्नों को हल करने के पश्चात हम परमाणु की संरचना भाग 2 का भी अध्ययन करेंगे और उससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। बच्चों, कल कक्षा 11 की भौतिक विज्ञान में हम सरल रेखा में गति भाग 5 का अध्ययन करके उससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। वहीं कक्षा 12 में कल हम रसायन विज्ञान में विद्युत रसायन भाग 3 का अध्ययन करेंगे और उससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। कक्षा 12 में ही कल हम भौतिक विज्ञान में स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता भाग 4 का अध्ययन करेंगे और इससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो बच्चों, ये तो हुई कल की बात, लेकिन जाने से पहले एक जरूरी सूचना जरूर सुनिए। आपने ये जो कार्यक्रम आज का देखा है, आप इसको पुनः देखना चाहते हैं, आपका कुछ भाग रह गया है, मिस हो गया है या इसको पुनः पढ़ना चाहते हैं, तो आप YouTube पर जाकर इसको पढ़ सकते हैं। YouTube पर शिक्षा दर्शन DD राजस्थान सर्च करके आप इस कार्यक्रम को पुनः आसानी से देख सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं कल। धन्यवाद। बच्चों, आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा? अपना सुझाव अवश्य दें। इस कार्यक्रम से संबंधित आपके मन में यदि कुछ सुझाव आता है या किसी भी तरह की शंका आपके मन में है, तो आप हमें ईमेल एड्रेस पर भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है shikshadarshan rajasthan@gmail.com। धन्यवाद।